Today we are going to discuss about chapter 4 जलवायु NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी हिंदी। तो कक्षा 9 की भूगोल विषय की NCERT के चैप्टर 4 जलवायु पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पिछले चैप्टर में हमने भारत के संपूर्ण अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मुख्य रूप से उत्तर भारत के दो प्रमुख नदी तंत्र, जिसमें गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, और साथ ही साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और दक्षिण भारत में जो तीन प्रमुख नदी तंत्र है, जिसमें गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र और कावेरी नदी तंत्र। इसके अलावा जो नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती हैं, नर्मदा, तापी, और साथ ही साथ जो और कुछ मुख्य नदियां हैं, इसके अलावा अंतर जल जो अपवाह की नदी है लूनी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में कि हमारे यहाँ पे जलवायु किस प्रकार से। फैक्चुअल लिहाज से तो यह चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से हमारे लिए यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर के रिव्यू को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 अध्यायों में हम देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। इस अध्याय में हम तीसरे तत्व अर्थात देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि अर्थात 30 वर्ष से अधिक समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। अर्थात जो एक स्थिर परिस्थिति है, एक लंबी समयावधि में जो मौसम की अवस्थाएं रही हैं और जो विविधताएं रही हैं, उनका जो योग है वो ही जलवायु कहलाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान अर्थात टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब अर्थात जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तथा जलवायु जैसे जो पवन है, आर्द्रता है और वर्षण है, ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये जलवायु के तत्व हैं। एक शब्द होता है लैंड फॉर्म्स जो जलवायु को प्रभावित करता है। इसका पूरा का जो पूरा फुल फॉर्म है उससे हम सीखेंगे और अभी आगे देखेंगे उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हमें यहाँ पर मिलती हैं देखने के लिए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक ही दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे गर्मियों के दिनों में अगर हम देखें, मसलन कोई दिन बहुत गर्म हो सकता है, कोई दिन कम गर्म हो सकता है, लेकिन अगर हम पूरे सप्ताह का आकलन करेंगे तो पूरे सप्ताह में गर्मी जरूर रही होगी, भले ही किसी दिन कम रही हो, किसी दिन ज़्यादा रही हो। तो जो एक लंबी समयावधि में जिस प्रकार का मौसम का जो औसत योग रहा है वो जलवायु है। और एक दिन के जो मौसम में परिवर्तन है, एक दिन के जो जलवायु में परिवर्तन है, वो चीज़ हमें मौसम कहलाती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमानों से गिरा बादल या फिर साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को जो वर्ष है उसको ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित कर सकते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। वैसे ही हम देखें अगर भारत की जलवायु कैसी है, तो इस संबंध में ही हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। मानसून जो शब्द है ये अरबी मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। तो ये चीज़ हो गई कि मानसून का अर्थ क्या है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन है वो मानसून कहलाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अर्थात भारत की जलवायु कैसी है तो मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में जो स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, हम देखें तो हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर के यदि हम देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह तापमान 22 डिग्री हो सकता है। तो इतना अंतर है देश के तापमान में। एक ही मौसम में 2 स्थानों के तापमान में इतना अंतर है। गर्मियों में जहां राजस्थान के मरुस्थलों में तापमान 50 डिग्री के आसपास होता है,
वहीं पर पहलगाम जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास होता है, और जब जम्मू कश्मीर के द्रास में टेम्परेचर -45 डिग्री होता है, उसी समय में तिरुवनंतपुरम केरल में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ क्षेत्रों में अगर हम देखें यहाँ पर, तो रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि उसी रात नीचे यह तापमान नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, वो चाहे जहाँ के हों, उनकी एक विशेषता है कि वहाँ पर दिन बहुत गर्म होते हैं, और उसके अनुसार देखें तो रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं। अब वर्षण की ओर अगर हम ध्यान दें, तो वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इनकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम है। तो देखिए, वेरिएशन बारिश में भी है। जहाँ मेघालय में जो मौसिनराम का हिस्सा है, वहाँ पर वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लद्दाख और यानी कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर जो वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। तो मानसूनी जो हमारा मौसम है वो कब है? जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा होती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जैसे तमिलनाडु के तट पर, अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। अगर आप ध्यान दें तो अक्टूबर और नवंबर में ठंडक का मौसम होता है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होते हैं। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है? घटती रहती है। याद रखना इस फैक्ट को। उत्तरी मैदान में जो वर्षा की मात्रा है वो क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घटती रहती है, घटती चली जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती हैं। तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में बात। अब बात करते हैं जलवायुवी नियंत्रण के बारे में। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो जलवायुवी नियंत्रण कैसे होता है और कौन कौन से वो 6 कारक हैं? सबसे पहले है अक्षांश, फिर है तुंगता अर्थात हाइट, ऊंचाई, वायुदाब अर्थात जो एयर प्रेशर है वो, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी अर्थात जो डिस्टेंस आप सी ओशंस से क्या डिस्टेंस है, महासागरीय धाराएं अर्थात जो ओशन करेंट्स हैं वो, और उच्चावच लक्षण। ये चीज़ें हैं जो जलवायु को नियंत्रित करती हैं, उसे प्रभावित करती हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः क्या होता है? घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो वायुदाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारा एयर प्रेशर है, और जो पवन तंत्र है, विंड सिस्टम है पूरा का पूरा, वो किस पर डिपेंड करता है? अक्षांश और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव भी कम होता जाता है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडी कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, वहां का तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो यदि हवा ठंडी है या गर्म है और वो समुद्र से तट की ओर चल रही है, तो जिस प्रकार की वो करंट होगी, उसी प्रकार से मौसम हो जाएगा, वहाँ पर उसका टेम्परेचर हो जाएगा उस तट का। अंत में, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम है, तो ये क्षेत्र उस वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पर्वतोन्मुख ढाल अपेक्षाकृत कैसे रहते हैं? तो सूखे रहते हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि यदि ये माउंटेन है और ये हमारी
जो वर्षा करने वाले हमारे जो बादल हैं वो हैं, अगर इनको ये रोकने में सक्षम है तो सारी की सारी वर्षा यहीं पर हो जाएगी, और जो ये ढाल हैं ये कैसे रह जाएंगे, तो ये सूखे रह जाएंगे। तो सूखे ये क्यों रह जाएंगे, क्योंकि जो सारी की सारी बारिश है वो इस क्षेत्र में हो जाएगी। तो वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम है, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं, और पर्वतों के जो पवन विमुख ढाल हैं वो क्या हो जाएंगे, अपेक्षाकृत सूखे रह जाएंगे। अब भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पर हम बात करेंगे। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है अक्षांश। कर्कवृत्त देश के मध्य भाग में पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, आप सब जानते हैं। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। तो आधा भाग उष्ण कटिबंध में है भारत का, आधा भाग कहाँ पर है, उपोष्ण कटिबंध में। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। तो ये चीज हो गई पहली। दूसरी क्या है कि ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। तो जो मध्य एशिया में अधिक ठंड होती है वो भारत में उतनी ठंड इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला है वो उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेती है। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की और पवनों की, विंड की अर्थात बात करते हैं तो वायु दाब और पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। सबसे पहले वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरा है ऊपरी वायु जो परिसंचरण है, और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। तो भारत स्थित कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अर्थात ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब पट्टियों से उत्पन्न होता है। तो जो ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में जो उपोष्ण कटिबंध है वहाँ उच्च दाब पट्टियों से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियालिस बल के कारण क्या होता है, दाहिनी ओर विक्षेपित होकर के विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती चली जाती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। तो जो ये पवनें होती हैं इनमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोरियालिस बल क्या होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको जानना। अब बात करते हैं क्यों ऐसा होता है। भारत में वायु दाब एवं पवन तंत्र कैसा है, एकदम अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर क्या होती, बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। कौन सी पवनों के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, अर्थात गर्म महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी को ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। जेट धाराएं क्या होती हैं देख लेते हैं। ये एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं।
और भारत का आधा हिस्सा आप जानते ही हैं कि उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंध पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। अब पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है ये जान लेते हैं। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर महीनों में आते हैं। तो दूसरी वर्षा कब होती है? अक्टूबर एवं नवंबर महीनों में। ये पूर्वी प्रवाह के भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। ये भारत है और यहाँ पर ये दो धाराएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ये 30 डिग्री के आसपास होती हुई बहती हुई धारा है और प्रशांत महासागर की तरफ बहती है। अब अगर हम देखें यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से उठने वाले मानसून, भारतीय मानसून की अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने अर्थात उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र की इस मौसमी उत्क्रमण को क्या नाम दिया? तो मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेद्री प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत से व्रत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ पर स्थित होता है? 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। हिंद महासागर में मेगाडास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को क्या करती है? प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण फिर से हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अब अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है ये देख लेते हैं। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। विषुवतीय अक्षांशों में कौन सा क्षेत्र होता है? जो गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र वो होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतया जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। तो यदि दाब का अंतर ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा है।
एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो कैसी धारा है? गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो और एल नीना हम सुनते रहते हैं, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्षों के अंतराल में पेरू के तट से होकर के बहती है। तो पेरू के तट की ठंडी धारा के स्थान पर बहती है 2 से 5 वर्षों के अंतराल पर। दाब की अवस्था में परिवर्तन संबंध क्या कहलाता है? एल नीनो से है। इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या जान लेते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। अब मानसून का आगमन और वापसी की बात करते हैं। तो जो मानसून का आगमन है और वापसी है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है? व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर के मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। तो कब आता है मानसून हमारे यहाँ पर? आता है जून के पहले सप्ताह में। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भागों में आकर के मिल जाती है। कहाँ पर? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आकर के आपस में मिलती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तथा मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तर भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। यह है इस चैप्टर का पार्ट 1। शेष चैप्टर पार्ट 2 में हम करेंगे। आप इतने वीडियो को देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए और थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।